नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां मुरादाबाद मोहल्ले में एक मां ने अपने ही 4 मासूम बच्चों की ईंट से कूच कूच कर हत्या कर दी। मृतकों में 3 बेटियां और एक बेटा शामिल था। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला का पति से विवाद चल रहा था। पति ने हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला से दूसरा विवाह कर लिया था, जिससे आरोपी महिला गहरे तनाव और गुस्से में थी। शनिवार की दोपहर जब घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था, तब महिला ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी और घर के अंदर पहुंचे तो दृश्य देखकर दंग रह गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह मामला मानसिक प्रताड़ना और घरेलू कलह का चरम है। इलाके में इस घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग IMD ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के कई जिलों में शनिवार को अचानक मौसम बदल गया। लखनऊ, कानपुर, मेरठ और बरेली जैसे शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले 2 दिनों तक 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। यह मौसम जहां आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। खेतों में कटी रखी फसलें और खलिहानों में पड़े अनाज के भीगने का डर है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने अनाज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पोल गिरने और बिजली बाधित होने की खबरें आई हैं। आम जनता को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। अगली खबर है कि आगरा में चल रहे धर्मांतरण गिरोह के मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। आरोप है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाता था और उन्हें पैसे या इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह को सीमा पार से या कुछ विदेशी NGO के माध्यम से फंडिंग मिल रही थी, जिसका उपयोग इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से संदिग्ध दस्तावेज, विदेशी मुद्रा के लेन देन के रिकॉर्ड और कई डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। आगरा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से संपर्क करते थे और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते थे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में शामिल हो गई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस नेटवर्क का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस अब इस गिरोह के स्लीपर सेल्स की तलाश कर रही है। अगली खबर है कि राजधानी लखनऊ के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 55 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। ये स्कूल शिक्षा के अधिकार RTE कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद कई प्रतिष्ठित स्कूलों ने कोटा होने के बावजूद बच्चों को दाखिला नहीं दिया, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने ये कड़ी कार्रवाई की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित नहीं हुआ तो स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें वापस भेज देते थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन दाखिलों की निगरानी कर रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये कदम उन हजारों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो बेहतर स्कूलों में पढ़ने का सपना देखते हैं। अगली खबर है कि सहारनपुर में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। डूडा कर्मी और उसकी प्रेमिका की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी, जो एक पूर्व भाजपा पदाधिकारी बताया जा रहा है, कि गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और सबूत मिटाने के लिए शवों को क्षत विक्षत करने की कोशिश की थी। पुलिस ने CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को बागपत बॉर्डर के पास से घेराबंदी कर पकड़ा। सहारनपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में पता चला है कि यह हत्या आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग के उलझे हुए विवाद का परिणाम थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने
मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सिफारिश की है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से अपराधियों के बुलंद हौसलों और पुलिस की चुनौती को उजागर किया है। अगली खबर है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण कार्यों में तेजी आने के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। जेवर कस्बे और उसके आसपास के रास्तों पर भारी वाहनों की नो एंट्री का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक भारी ट्रकों और डंपरों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये निर्णय मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और स्कूली बच्चों व दफ्तर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए नए वैकल्पिक रूट भी तैयार किए हैं ताकि निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को अधिक परेशानी न हो। इसके साथ ही जेवर की मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर ई चालान की व्यवस्था लागू की गई है। स्थानीय व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है क्योंकि दिन के समय भारी वाहनों के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा था। जेवर को भविष्य के ग्लोबल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए बुनियादी ढांचे के साथ साथ यातायात प्रबंधन को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंशकालिक शिक्षकों और अनुदेशकों के मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से लगभग 2.5 लाख शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर एक नया बजट आवंटन तैयार किया है, जिसके तहत इन शिक्षकों के वेतन में 15 से 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। लंबे समय से ये शिक्षक अपने वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बढ़े हुए मानदेय का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष से ही लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों और मानदेय पर काम कर रहे अन्य कर्मियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे अपनी लंबी लड़ाई की जीत बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। विपक्षी दलों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है, हालांकि उन्होंने स्थायीकरण की मांग को अभी भी अधूरा बताया है। अगली खबर है कि सिद्धार्थनगर जिले के बांसी क्षेत्र में शनिवार की रात 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के पीछे सालों पुरानी भूमि विवाद की रंजिश बताई जा रही है। फायरिंग की खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध असलहे बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। ग्रामीणों में डर का माहौल है, जिसे दूर करने के लिए पुलिस नियमित गश्त कर रही है।